नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे तमाम खबरों की, जिसमें खास तौर पर बात होगी लोकसभा चुनावों की भी। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। लोकसभा के 7वें और अंतिम चरण के लिए आज 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने की चाक चौबंद व्यवस्था। अंतिम चरण के मतदान में आज मतदाता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और तृणमूल कांग्रेस के अभिषेक बनर्जी समेत तमाम दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य का करेंगे फैसला। प्रचंड गर्मी के बीच राजधानी दिल्ली में पानी की भारी किल्लत के चलते मचा हाहाकार। दिल्ली सरकार ने हरियाणा पर पूरा पानी नहीं छोड़ने का लगाया आरोप। एलजी ने केजरीवाल सरकार की नीतियों को बताया जिम्मेदार। भाजपा ने केजरीवाल के कुप्रबंधन को ठहराया जिम्मेदार। उत्तर और पूर्वी भारत में आसमान से बरस रही है आग। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। 50 से अधिक लोगों की मौत। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गजा में युद्ध विराम का नया प्रस्ताव पेश किया। कहा, युद्ध को समाप्त करने का समय आया। हमास ने भी सकारात्मक दी प्रतिक्रिया। और खेल की खबरों में भारतीय मुक्केबाज निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक में बनाई अपनी जगह। पुरुष वर्ग में भारत की ओर से पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल करने वाले पहले मुक्केबाज बने। और सुर्खियों के बाद सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के 7वें और अंतिम चरण के लिए अब मतदान शुरू हो चुका है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों पर इस वक्त वोटिंग हो रही है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए निर्वाचन आयोग ने चाक चौबंद व्यवस्था की हुई है। आपको बता दें कि आज जहां जहां वोटिंग शुरू हुई उसमें उत्तर प्रदेश और पंजाब की 13-13 सीटें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल में 9 लोकसभा क्षेत्रों में इस वक्त मतदान हो रहा है। इसके अलावा बिहार में 8, ओडिशा में 6, हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें और झारखंड की 3 सीटें, साथ ही 1 केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की 1 लोकसभा सीट पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है। आज 7वां और अंतिम चरण है। उसके बाद में हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है 4 जून का, जब नतीजे आएंगे और साफ होगा कि आखिर जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है। ये साफ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें इंतजार करना होगा 4 जून का। फिलहाल अगर आज की बात करें तो आज आखिरी चरण है और ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो सबसे पहले अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान जरूर कीजिएगा। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका निभाइएगा। और हमारे साथ में इस वक्त ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरिकेश बहादुर इस वक्त जुड़ रहे हैं वाराणसी से, धीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना साहिब से और विशाल बरिस्टो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त वेस्ट बंगाल से। सबसे पहले धीरज आप ही के पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त पटना साहिब की अगर हम बात करें तो? मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और हम सबसे पहले आंकड़ों के जरिए आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में 8 लोकसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8 लोकसभा क्षेत्र में 134 उम्मीदवार मैदान में हैं और जिसमें कि 22 महिलाएं हैं। कुल 16,634 जो मतदान केंद्र हैं जो पटना साहिब में जहां मैं खड़ा हूं वहां पे बनाए गए हैं जी। और बिहार में कुल
1 करोड़ 62 लाख मतदाता इन सभी उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। और इस वक्त मैं पटना साहिब के पटना विमेंस कॉलेज में मौजूद हूं और पटना विमेंस कॉलेज में 6 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सुबह के अभी 7 बजे हैं, लेकिन मतदाताओं का आना शुरू है, बुजुर्ग मतदाताओं का आना शुरू है, युवा मतदाताओं का आना शुरू है। इस बार की जो वोटिंग हो रही है उसमें युवा वोटरों की क्या भूमिका होगी, क्योंकि अगर हम केवल पटना साहिब की ही बात करें तो 18 से अगर 19 साल के युवाओं की बात करें तो लगभग 2,22,000 ऐसे बच्चे हैं जिनको कि पहली बार वोटिंग का मौका मिलेगा। और अगर हम 19 से 29 साल की बात करें तो लगभग 3 लाख से अधिक बच्चे ऐसे हैं जो कि आज मतदान करने के लिए यहाँ आएंगे। तो युवाओं का रुझान किस तरफ से रहेगा, और जो सबसे प्रमुख बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के हैं रविशंकर प्रसाद, जो कि 2019 में भी 2,84,000 मतों से जीते थे, तो रविशंकर प्रसाद की तरफ से जो जानकारी आई है उस जानकारी के मुताबिक इस मतदान केंद्र पर वो 9 बजे मतदान करने के लिए आएंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे तैयारी की गई है पटना साहिब में आपको मॉडल बूथ बनाए गए हैं, लगभग 117 के करीब मॉडल बूथ बनाए गए हैं और 146 ऐसे मतदान केंद्र बनाए गए हैं जिसकी की सारी जिम्मेवारी है वो महिलाओं के ऊपर दी गई है। तो ये देखना होगा कि शाम तक मतदान का किस तरफ जाता है, किस तरफ लोगों का रुझान रहता है। और जिस तरीके से बिहार में आधी आबादी के बारे में कहा जा रहा है कि बीते 6 चरणों में देखा कि आधी आबादी ने जिस तरीके से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, तो आज भी ये स्थिति महिलाओं पर नजर होगी कि इस बार कितनी महिलाएं निकलती हैं मतदान करने के लिए। बिल्कुल, इस पर नजर हमारी लगातार धीरज बनी रहेगी, लेकिन साथ ही इस वक्त हमारे अन्य सहयोगी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। इस वक्त हरिकेश, अगर हम बात करें वाराणसी की तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार वहां से इस बार चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और हमने देखा है कि वहां की जनता प्रधानमंत्री को कितना प्रेम करती है। फिलहाल वहां पर किस तरीके से वोटिंग शुरू हुई है और लोगों में कितना उत्साह इस वक्त नजर आ रहा है, क्योंकि अभी कुछ मिनट ही हुए हैं मतदान को शुरू हुए। कृतिका, मतदान शुरू हुए अभी कुछ मिनट ही हुए हैं जैसा आपने कहा, लेकिन मेरे पीछे एक कतार आप देख रही हैं, यह काशी का शिवपुरवा मोहल्ला है और काशी बालिका विद्यालय मतदान केंद्र है। यहाँ पर मैं भी अपना मतदान करूँगा, चूँकि मेरे आने से पहले ही काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ पर और भारी संख्या में महिलाएँ यहाँ पर मतदान करने के लिए लाइन लगा के खड़ी थीं। वो चूँकि मतदान शुरू हुआ तो अंदर जाना शुरू हुआ है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसा कि प्रधानमंत्री अगर तीसरी बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके जो अपोनेंट हैं, विपक्षी हैं अजय राय, वो भी तीसरी बार लड़ रहे हैं। और मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत उत्साह है लोगों में और सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो भी आ गए हैं। किस तरह का मतदान करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे लोगों से आप? देखिए, सुबह सुबह ही एक उत्सव जैसा माहौल है अपने पोलिंग स्टेशन पे। मैं सबसे अपील करूंगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना योगदान जरूर दें, मतदान अवश्य करें। देखिए, ये शहर अध्यक्ष है, महानगर अध्यक्ष हैं और ये भी अपील कर रहे हैं कि लोगों से कि मतदान लोग करें अवश्य। और इसके साथ ही मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूंगा, चूंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। बिल्कुल हरिकेश, गर्मी जरूर बढ़ रही है, लेकिन साथ ही लोगों से भी अपील लगातार डीडी न्यूज़ भी कर रहा है। डीडी न्यूज़ भी लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि आप भी बेशक चाहे गर्मी बढ़ रही हो लेकिन अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। इसी बीच आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी आज वोट डाला है। तो आज आपको बता दें कि 57 सीटों पर मतदान इस वक्त हो रहा है। 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और अगर आपके क्षेत्र में भी मतदान हो रहा है तो आप भी अपने घरों से बाहर निकले और साथ ही मतदान जरूर करें। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी लगातार बने हुए विशाल बरिस्टो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, जो कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त मौजूद है। अगर आपसे बात की जाए विशाल, तो वहां पर किस तरीके से मतदान को लेकर उत्साह लोगों के अंदर नजर आ रहा है, एक बार वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं। देखो कृतिका, मैं इस वक्त यहाँ पर मोतीलाल स्कूल में हूँ जो हाई सेकेंडरी स्कूल है और ये दमदम के अंदर पड़ता है। मैं कोलकाता में मौजूद हूँ और यहाँ पर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। 7 पोलिंग बूथ्स यहाँ पर बनाए गए हैं। सबसे पहले मैं पीयूष, मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि वो आपको यहाँ का नजारा दिखाएं। मेरे बाएं तरफ से शुरुआत करें। देखिए, आप देख सकते हैं कि आपको रोकना चाहेंगे, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त गोरखपुर की, जहाँ पर
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। मतदान केंद्र पर इस वक्त वो मौजूद हैं, तो आज वहां पर भी मतदान हो रहा है। और आपको बता दें कि इस बार रवि किशन एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाते हुए वहां से नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, उंगली पर स्याही लगी हुए जो निशान होता है मतदान का, वो निशान दिखाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया है। तो ये वहां की तस्वीरें, और ये देखिए, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जेपी नड्डा भी आज मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल 57 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और यहाँ जेपी नड्डा भी इस वक्त मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। और लगातार डीडी न्यूज भी आप सभी से अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी कहा कि लोकतंत्र को और अधिक सशक्त बनाए, प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये अपील की गई है। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में इस वक्त मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा। और साथ ही आपको बता दें कि आज अंतिम चरण है, 7वां और अंतिम चरण। इसके बाद में बेसब्री से इंतजार 4 जून का, जब चुनाव के जो है नतीजे सामने आएंगे 7वें चरण के। और वाकई देखना होगा कि जनता ने किस पर अपना भरोसा जताया है, क्योंकि वादे तो तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से किए गए, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये इस जानने के लिए अभी थोड़ा सा और हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से, जहां पर जेपी नड्डा इस वक्त मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो पूरी प्रक्रिया होती है उसको वो पहले पूरा कर रहे हैं, उसके बाद में वो मतदान करेंगे। तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तो हर कोई आज मतदान कर रहा है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वो भी अपने मतदान केंद्र पर पहुंचे और मतदान करते हुए नजर आए। और फिलहाल हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में जेपी नड्डा इस वक्त पहुंचे हैं और वहां पर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, उनकी उंगली पर स्याही लग चुकी है मतदान की, अब वो जाएंगे और मशीन के जरिए मतदान करते हुए नजर आएंगे। तो लगातार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं मतदान को शुरू हुए। और ऐसे में अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो आप भी अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा ये पर्व है और इस पर्व में अपनी भूमिका जरूर निभाइएगा। आज अगर देखा जाए तो कुल 57 सीटों पर आज मतदान हो रहा है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की 13 सीटें भी शामिल हैं, साथ ही पंजाब की भी 13 सीटें शामिल है, चंडीगढ़ की 1 सीट इस पर शामिल है। और ये देखिए, जेपी नड्डा की तरफ से मतदान किया गया है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा सकते हैं हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से। और इससे पहले हमने आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें दिखाई, उन्होंने भी गोरखपुर में अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए वो नजर आया। और ये देखिए, उंगली पर जो स्याही लगी है, जो कि मानी जाती है कि मतदान किया गया, उस स्याही को सभी को दर्शाते हुए इस वक्त जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। तो आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी अहम भूमिका जरूर निभाइए, क्योंकि एक एक वोट जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में
8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़सगंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे। अब से कुछ देर पहले उन्होंने मतदान किया है, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। इसके अलावा प्रधानमंत्री की तरफ से भी इस वक्त एक ट्वीट किया गया है। वो ट्वीट क्या है वो भी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग हो रही है और इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये प्रधानमंत्री की तरफ से ये ट्वीट इस वक्त एक पोस्ट की गई है जिसमें प्रधानमंत्री ने बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील सभी लोगों से की है। आपको बता दें कि आज 57 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से भी ये अपील की गई है। और इस बार 57 सीटों की अगर हम बात करें तो कई सारी प्रमुख सीटें हैं जिन सीटों के जब नतीजे आएंगे तो उन पर हम सभी की नजर भी रहेगी, सभी की निगाहें रहेंगी। इसी के साथ फिलहाल सीधा रुख कर लेते हैं इस वक्त पश्चिम बंगाल का, जहां पर हमारे सहयोगी विशाल पेरिस्टो इस वक्त मौजूद है। अब विशाल, क्या कह रहे थे आप? वहां की तस्वीरें हमें एक बार फिर से आप दिखाइए। साथ ही अगर बात करें अभिषेक बनर्जी की, तो इस बार उनकी किस्मत भी वहां पर दांव पर लगी है। कृतिका, सुबह सुबह से ही यहाँ पर काफी लंबी कतारें लगी हुई हैं और मैं जैसे कि हूँ, ये दमदम में पड़ता है कोलकाता के अंदर और यहाँ पर 7 पोलिंग बूथ्स हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको एक बार पहले नज़ारा दिखाएं यहाँ पर किस तरह का उत्साह यहाँ पर है। मेरे बाईं तरफ ये 3 पोलिंग स्टेशंस हैं और मेरे दाईं तरफ जो है वो 4 पोलिंग स्टेशंस हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह से ही लोगों की ज़बरदस्त कतारें हैं। हालांकि यहाँ पर गर्मी नहीं है, लेकिन 2 दिन बारिश हुई जिसकी वजह से यहाँ पर काफी गीला है ये पूरा कैंपस। विशाल, माफी चाहेंगे, आपको रोकना पड़ेगा अभी। इस वक्त जेपी नड्डा क्या कुछ करें एक बार वो सुन लेते, फिर वापस आपका रुख करती हूँ। इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें। अभी नहीं अब सर पीछे हो जाए। सुनील आजा। तो जेपी नड्डा को आपने सुना और साथ ही उन्होंने भी एक बार फिर से सभी लोगों से अपील की है कि अगर उनके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो सभी लोग अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करते हुए नजर आए। जी विशाल, वापस आपके पास। देखिए कृतिका, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि सुबह से काफ़ी लोगों में उत्साह है। बंगाल के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ना गर्मी की प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ पर तापमान 30-31 डिग्री के आसपास है। साइक्लोन के बाद जो बारिश हुई उसके बाद तापमान नीचे आ गया, तो गर्मी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही जो वोटिंग परसेंटेज है उसकी कोई प्रॉब्लम है क्योंकि हमने देखा कि छठे चरण में बंगाल में वोटिंग परसेंटेज 80 को क्रॉस कर गया था। आपने अभिषेक बनर्जी की बात की और अभिषेक बनर्जी पर दारोमदार है, टीएमसी के का वो सेकेंड इन कमांड है। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी चिंता है चुनाव आयोग की वो है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर मेंटेन रहे। इसी वजह से जो 9 सीट्स हैं उनके ऊपर 967 कंपनियां लगाई है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की और ये एक
बहुत बड़ा चैलेंज है CAPF के लिए। हालांकि पश्चिम बंगाल की भी करीब 35,000 पुलिस फोर्स को लगाया गया है, लेकिन लोगों का भरोसा ज़्यादा CAPF के ऊपर होता है, क्योंकि उनको लोकल इलेक्शन से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं होता, वो इम्पार्शल रहते हैं, ऐसा माना जाता है। और इसलिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की मांग सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल जैसे स्टेट्स के अंदर ज़्यादा होती है। मैं कैमरामैन से फिर कहूँगा कि आपको तस्वीरें दिखाएं कि कितना उत्साह है। ये कैंपस पूरी तरह से गीला है और दलदल सा यहाँ पर बन गया, कीचड़ काफ़ी है क्योंकि बारिश हुई है। और आप देख सकते हैं लोगों में कितना उत्साह है कि सुबह सुबह वो आ गए हैं। और कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उन्होंने अभी तक जलपान भी नहीं किया है, तो वो यहाँ पर आकर पहले मतदान कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस बार जो 7वां और आखिरी चरण है उसमें वोटिंग परसेंटेज 80 को क्रॉस कर जाएगा, जो एक लोकतंत्र के उत्सव के लिए बहुत अच्छी खबर है। कृतिका, बिल्कुल, और उम्मीद भी यही की जाती है क्योंकि आज अंतिम चरण है और अंतिम चरण में सभी लोग अपनी भूमिका जरूर निभाएं। इसकी अपील भी हम भी लगातार अपने दर्शकों से भी कर रहे हैं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान करें। इसी के साथ हरिकेश, आपके पास में आना चाहेंगे। वाराणसी की अगर बात करें तो वाराणसी में जमीनी स्तर पर क्या कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखते हुए मतदाता इस बार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं? हरिकेश। कृतिका, देखिए, जैसा कि अभी विशाल से आप बात कर रही थी तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर लोग आ गए हैं, उनसे बातें हुई, तो पहले मतदान फिर जलपान। लेकिन काशी एक ऐसी जगह है कृतिका जो नए नए नारे देती है, स्लोगन्स देती है। इस बार चूंकि 7वें चरण में, अंतिम चरण में काशी में मतदान है और काशी के लोगों को पता है कि वो किस तरह के प्रत्याशी को चुनते हैं, उत्साह है उनके अंदर। और जो मुद्दा आप कह रही हैं, विकास ही यहाँ पे मुद्दा है, केवल विकास की बातें यहाँ पर हो रही हैं। लेकिन एक नया नारा जो इस गर्मी को देखते हुए काशी के लोगों ने दिया, मैं यहाँ पे लाइन पीछे लगी हुई थी तो एक महिलाओं की लंबी लाइन थी और उन्होंने जो नया नारा दिया है वो बड़ा ही रोचक है, आप कह सकती हैं। ये देखिए, ये लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से जा रहे हैं यहाँ पे मतदान करने के लिए। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कृतिका कि जो नया नारा लोगों ने दिया है वो ये है कि पहले मतदान फिर पन्ना पान। पन्ना आप भी जानती हैं कि जो आम का बना हुआ होता है और गर्मी के दिन में हम सेवन करते हैं तो गर्मी और लू से बचाता है। तो चूंकि गर्मी काफी है तो इस बार का जो नया नारा है, स्लोगन है, वो पहले मतदान फिर पन्ना पान, वो काशी में ये उभर कर आया है और लोगों के जुबान पर है कि पहले मतदान फिर पन्ना पान। और यहाँ पे चूंकि विकास की बात हो रही है, लोग विकास देख रहे हैं, लोगों में चर्चा है। जी, खासतौर से उन वोटर्स को जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं कृतिका, उनमें काफी उत्साह है। और उनसे जब आप बात करते हैं, उनकी जानकारी इतनी ज्यादा है, इतने जागरूक हैं कि वो लगातार चर्चा करते हैं कि हमारे शहर के बारे में, हमारे देश के बारे में, जो दल या जो प्रत्याशी, जो कैंडिडेट काम कर रहा है, काम करेगा, उसको हम अपना मतदान करेंगे। हरिकेश, हम चाहेंगे कि एक बार मतदान देने का मौका मिल रहा है, जो सीधी तस्वीरें है वो एक बार हमारे दर्शकों को दिखाएं कि लोगों में कितना उत्साह है वहां पर और किस तरीके से सुबह 7 बजे से लेकर के और अभी 20 मिनट हो चुके हैं, तो ऐसे में कितनी लंबी जो कतारें हैं वहां पर लोगों की देखने को मिल रही है। देखिए, जो चूंकि मैं स्कूल के बाहर हूं, सुरक्षा कर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं और लोग भी जो चूंकि कतार जा चुके। हेलो, आप लोग पहली बार ये जो मतदान करने लोग जा रहे हैं, चूंकि अंदर जा चुके हैं और ये मतदान केंद्र है। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कृतिका, आपको बताऊं कि मुझे भी इसी मतदान केंद्र पर वोट करना है, तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जब लोग मतदान करें और आप भी जब मुझे समय दें तो मैं भी मतदान कर सकूं। बिल्कुल, वो भी जिम्मेदारी बहुत जरूरी है हरिकेश। जब मैं यहाँ आया था और लोग चूंकि मतदान जी बिल्कुल हरिकेश, वो ये मतदान करने की जिम्मेदारी भी बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही जो खबरें हैं उन्हें भी अपने दर्शकों तक पहुंचाना है, ये जिम्मेदारी भी हम सभी की है। आपके पास वापस आऊंगी, इस वक्त धीरज का रुख करना पड़ेगा मुझे। धीरज, पटना साहिब की हम बात कर रहे हैं और आपके पीछे में जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं पिंक बूथ वहां पर बनाया गया है, महिलाओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो ऐसे में किस तरीके का नजारा वहां देखने को मिल रहा है? आपके पास वापस आते धीरज, हरिकेश के पास इधर चल रहे हैं। हरिकेश, किस तरह के कैंडिडेट को आप लोग अपने मतदान कर रहे हैं, किस तरह के कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं? इस समय हम लोग देश को देख रहे हैं, राष्ट्र को देख रहे हैं, अपने सनातन धर्म को देखते हुए हम लोग वोटिंग कर रहे हैं। सर, आपने वोट कर लिया है?
सर, किस तरह के प्रत्याशी को आप मतदान करके आए? मैं किसी पढ़े लिखे संभ्रांत आदमी को करना चाहता हूं, गुंडा बदमाश को नहीं देना चाहता वोट। देखिए ये जी जो और तरनजीत सिंह इस वक्त आप देख रहे हैं जो कि मतदान केंद्र से बाहर निकले हैं मतदान करने के बाद में। आईएएस अधिकारी हैं ये और आईएफएस अधिकारी हैं और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो सभी लोग इस वक्त मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और अपना मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आज 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो आज 7वां और अंतिम चरण है जिसमें सभी लोग अपनी भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। धीरज, आपके पास सीधा आना चाहेंगे, एक बार तस्वीरें दिखाइए जरा पिंक बूथ की और किस तरीके से लोगों में उत्साह है। धीरज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ कैमरामैन संदीप हैं और संदीप से मैं कहूंगा कि आपको जो पिंक बूथ जो हमारे पीछे बना हुआ है उसकी आप तस्वीर जरूर दिखाएं। और सुबह के अभी 7:20 हुए हैं और देख सकते हैं कि किस तरीके से जो युवाओं का उत्साह, महिलाओं का उत्साह, और मैं पहली बार देख पा रहा हूं कि जो काफी संख्या में जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग भी काफी संख्या में यहाँ मतदान केंद्र तक आए हैं। और ये देखने को मिल रहा है कि बुजुर्गों के लिए यहाँ पोलिंग स्टेशन पर बहुत ही सुंदर व्यवस्था हमें देखने को मिल रही है। उनके लिए जो एक ई रिक्शा से जो अच्छी से बड़ी जो रिक्शा होती है उसकी व्यवस्था मतदान केंद्रों पर की गई है। और आप देखिए कि मतदान केंद्र पे सुबह से मैं देख रहा हूं कि काफी संख्या में महिलाएं और युवा और बुजुर्ग सभी पहुंच रहे हैं। जो बीते जो 6 चरण जो हमने बिहार का देखा है, उन 6 चरणों में एक चीज देखने को मिला है कि यहाँ जो महिलाओं का जो उत्साह है लोकतंत्र के प्रति, उनकी आस्था जो बढ़ी है, तो उसमें उनकी भागीदारी हर मतदान केंद्रों पर हम देख रहे हैं कि बढ़ती हुई दिख रही है। और आज के मतदान की बात करें तो यहाँ पे 6 विधानसभा क्षेत्र यहाँ आते हैं इस पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में। अब 6 विधानसभा क्षेत्र के और बीते समय में हमने देखा कि जिस तरीके से दोनों उम्मीदवारों ने एड़ी चोटी का पसीना लगाया जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए। रविशंकर प्रसाद जो कि 2019 के चुनाव में 2,84,000 मतों से जीते, इस बार वो भी मैदान में डटे रहे, अंत तक डटे रहे। और परसों भी हमने देखा कि जो जब चुनाव समाप्ति की बात हो रहा था, उससे पहले वो फल मंडी में जाकर लोगों से मिल रहे थे और अपार्टमेंट में जाकर लोगों से मिल रहे थे, उनकी समस्याएं भी सुन रहे थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने पत्रकारों को ये बताया कि देखो बीते 5 सालों में हम बहुत शानदार काम किया है और जो जनता की जो समस्याएं छूट गई है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 1,000 करोड़ रुपए का एक ओवरब्रिज है जो कि पाइपलाइन है, और वो ओवरब्रिज अगर पटना में बन जाता है तो फिर जनता को जो ट्रैफिक की समस्या है उन समस्याओं से निजात मिल जाएगी। उनका एक दावा है, बहुत बड़ा दावा है कि जो पटना का जो हार्डिंग पार्क है, हार्डिंग पार्क में एक रेलवे स्टेशन जो बनाने की बात वो जनता के बीच में कह गए कि हम जरूर बनाएंगे, जरूर इसको हम पूरा करेंगे। तो यहाँ का जो मुकाबला है, पटना साहिब का जो मुकाबले की अगर हम बात करें तो पटना साहिब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सुरक्षित सीट माना जाता है। हालांकि क्योंकि 2009 और 2014 में यहाँ जरूर कांग्रेस को जीत मिली थी, जबकि यहाँ से फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा जीत कर आए थे। लेकिन उसके बाद ये जो सीटें हैं 2014 और 2019 ये जो सीटें हैं ये भाजपा के खाते में रही है। और इस बार जिस तरीके से शत्रुघ्न सिन्हा अपने आप में बिल्कुल कूल दिख रहे थे, क्योंकि कई बार मैं उनके साथ चुनाव प्रचार में गया तो उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देखो अब बिल्कुल मैं कूल हूं। और जनता जिस तरीके से पीएम मोदी ने जो जनता का भरोसा उनके ऊपर बढ़ा है, बिल्कुल भरोसा तो बढ़ा ही है, लेकिन साथ ही जो तमाम जो राजनीतिक दल है धीरज, वो भी अपने तमाम दावे और वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि किसके दावों और वादों में कितना दम है और जनता ने किस पर भरोसा जताया, इसके लिए हमें 4 जून का इंतजार करना होगा। आपके पास वापस आएंगे विशाल। अगर देखा जाए तो अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल की, जैसा आपने अभी इससे पहले बताया कि मतदान का जो प्रतिशत है वो वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और आज ये भी उम्मीद है कि शायद वो जो पुराना जो रिकॉर्ड है वो भी आज टूट जाएगा, ये उम्मीद भी की जा रही है। लेकिन अगर जमीनी मुद्दों की अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से अहम मुद्दे हैं दावों और वादों के बीच में जनता जिन पर ध्यान रखते हुए मतदान आज कर रही है?
देखिए कृतिका, जब हम बात करते हैं कि कौन से मुद्दे हैं तो सबसे पहले हमें ज़मीनी हकीकत की बात करनी चाहिए, ना कि किस नेता ने क्या कहा। मैं जहां पर खड़ा हूं वहां पर जो आप कैंपस देख सकते हैं, ये एक गवर्नमेंट स्कूल है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको दिखाएं कि कितना बदहाल ये है और किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। पोलिंग पार्टी को इतनी दिक्कत हुई है, यहाँ पर बारिश की वजह से यहाँ कीचड़ ही कीचड़ हो गया था, गंदगी बहुत ज़्यादा है। और बात सिर्फ पोलिंग पार्टी की नहीं है बल्कि उन बच्चों की है जो यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ मेरे लेफ्ट साइड में प्राइमरी स्कूल है, राइट साइड में सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और ऐसे गंदे माहौल के अंदर ये गर्ल्स स्कूल है, यहाँ पर यहाँ की बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है बंगाल के अंदर, और डेवलपमेंट के साथ करप्शन एक और भी बड़ा मुद्दा है। करप्शन और डेवलपमेंट को लेकर बंगाल की जनता वोट कर रही है, और ये मुद्दे जो है जनता चाहती है उनको जो भी नेता चुनकर आया उसको एड्रेस करे। ये गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं। बच्चियाँ जो है यहाँ पर माँ माटी का स्लोगन दिया टीएमसी ने, उसी तरह बीजेपी ने भी यहाँ पर महिलाओं के नाम पे वोट मांगे हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर चुन कर आए कम से कम वो इस बात को देखे कि माँ माटी और मानुष और माँ यानी कि बेटियाँ, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि आम आदमी को चाहिए मूलभूत सुविधाएं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर आपकी बच्चियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो कैसे आपका परिवार जो है वह एम्पावर्ड होगा। बिल्कुल, इस पर भी अगर देखा जाए तो तमाम वादे और दावे तो किए ही गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सभी लोगों तक उपलब्ध कराना। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार आपसे आगे जो अन्य बुलेटिन होंगे उसमें भी हम ताज़ा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। आप लगातार अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि मतदान पर कोशिश ये की जा रही मतदान केंद्रों पर कि मतदान प्रतिशत जो है उसे बढ़ाया जा सके, जमीनी हकीकत क्या है, तमाम वादों और दावों के बीच में किस तरीके से लोग मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी मतदान केंद्र पर पहुंचकर वोट डाला है, उसकी तस्वीरें भी हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, और वहां पहुंचकर उन्होंने मतदान किया और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और लगातार डीडी न्यूज़ भी आप सभी से अपील कर रहा है कि अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो अपने घरों से बाहर जरूर निकलें और मतदान जरूर कीजिए। बेशक चाहे गर्मी कितनी भी हो, लेकिन मतदान आप अवश्य कीजिएगा। तो और लगातार लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरों पर अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन साथ ही बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। लगातार हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई, क्योंकि आज आखिरी अंतिम चरण है। 57 सीटों पर मतदान हो रहा है इस वक्त। वहीं पंजाब के मोहाली में एक मतदान केंद्र पर एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। दरअसल यहां पर लड़कियों ने गिद्दा किया और मतदाताओं को आज लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने के लिए जागरूक किया है, और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि आज पंजाब की सभी 13 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग इस वक्त हो रही है, और लगभग आधा घंटा हो चुका है वोटिंग शुरू है। एक बार ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो गिद्दा करते हुए मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। तो ये देखिए, हाथों में स्लोगन लिए हुए हैं कि 18 वर्ष जो है वो पूरे हो गए, लेकिन वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए आप भी मतदान जरूर कीजिएगा।
तो देखिए, हर कोई लगातार ये अपील कर रहा है कि आप भी अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री की तरफ से भी अपील की गई, साथ ही डीडी न्यूज भी आपसे लगातार ये अपील कर रहा है कि आप भी पहले मतदान फिर जलपान। वहीं भाजपा सांसद और कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार देबाश्री चौधरी ने आज लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में मतदान से पहले कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की है और उस दौरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कोलकाता दक्षिण लोकसभा सीट पर मतदान लगातार जारी है, जहां भाजपा उम्मीदवार देबाश्री चौधरी ने कालीबाड़ी मंदिर पहुंची सुबह सुबह और मतदान करती हुई वो नजर आई हैं। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में मतदाताओं से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान पर सभी मतदाताओं से अभूतपूर्व मतदान करने की अपील करता हूं। देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और विकास की गति को बनाए रखने के लिए पुनः एक सशक्त सरकार चुनना आवश्यक है। एक ऐसी सरकार बनाए जिसने देश को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ हर देशवासी में आत्मविश्वास जागृत किया हो। आइए विकसित भारत के इस पूरे उत्साह से मतदान करें और अन्य लोगों को भी प्रेरित करें। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से। इसके अलावा आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में जाकर के एक मतदान केंद्र पर अपना मतदान किया है और ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो सभी राजनीतिक दल के जो लोग हैं वो भी लगातार मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। आज अपना जो उनका अधिकार है और लोकतंत्र के इस महापर्व में वो भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और आप भी अपने घरों से बाहर निकलिए और मतदान अवश्य कीजिए। वहीं 7वें चरण की हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि आज 7वां और अंतिम चरण है जिसमें 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन साथ ही एक और खबर सामने आई। 7वें चरण के मतदान समाप्त होने के बाद में जब अलग अलग टीवी चैनलों पर, सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने वाले जो एग्जिट पोल डिबेट है, उसमें कांग्रेस पार्टी अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेगी। दरअसल कांग्रेस की नजरों में परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर चर्चा में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर, ओपी राजभर के, जहां वो मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं। माफ कीजिएगा, रामचंद्र राजभर की ये तस्वीरें जहां वो मतदान केंद्र और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। ओम प्रकाश राजभर इस वक्त वहां मतदान केंद्र पर पहुंचे हैं और वो भी आज मतदान करते हुए नजर आए। तो 7वें चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है। 57 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और लगातार राजनीतिक दलों के जो तमाम नेता हैं वो भी सभी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी अपने घरों से बाहर निकलें और मतदान जरूर कीजिए। वहीं अगर बात हम वाराणसी की करें तो वाराणसी में भी मतदान जोरों शोरों से चल रहा है। लेकिन साथ ही इसी बीच कांग्रेस की तरफ से जब एग्जिट पोल सामने आएंगे तो कांग्रेस ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें जब मतदान समाप्त होने के बाद में अलग अलग टीवी चैनल और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया पर जब एग्जिट पोल सामने आएंगे तो कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रवक्ताओं को वो नहीं भेजेगी। ये बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल कांग्रेस की जो नजर है उसमें परिणाम घोषित होने से पहले किसी भी तरह के सार्वजनिक अनुमान लगाकर चर्चा में भाग लेकर टीआरपी के खेल का कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी 4 जून से डिबेट्स में फिर से सहर्ष भाग लेगी। कांग्रेस के बाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, प्रत्याशियों और पदाधिकारियों को एक खास संदेश दे दिया है। दरअसल अखिलेश यादव ने भी एग्जिट पोल के खिलाफ सतर्क रहने के लिए अपने लोगों को कहा है, जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके प्रवक्ता हैं। तो ऐसे में एग्जिट पोल की जो चर्चाएं अब आज शाम से 6 बजे के बाद जो शुरू होंगी उसमें कांग्रेस पार्टी तो हिस्सा नहीं लेगी, लेकिन साथ ही अखिलेश यादव ने भी, यानी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से भी ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो भी सतर्क रहे। अब इस एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं लेने के इस फैसले, कांग्रेस के इस फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस की हार बताया है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस को अपनी प्रचंड हार का पता चल गया है, तो अब किस मुंह से मीडिया और जनता को फेस करे, इसलिए कांग्रेस एग्जिट पोल में हिस्सा नहीं ले रही है। अमित शाह ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी से कहना चाहता हूं कि भागो नहीं, हार का सामना करके आत्मचिंतन करो।
तो ये तो बात हो गई लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। अब अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां तपती गर्मी से दिल्ली इस वक्त झुलस रही है। मौसम की मुसीबत के बीच में जल संकट ने भी दिल्ली वासियों का जीना और मुहाल कर दिया है। राजधानी के कई इलाके इस वक्त गंभीर पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। पानी के टैंकरों के पहुंचते ही लोग उन पर टूट पड़ते हैं और जान जोखिम में डालकर लोग बूंद बूंद पानी का बंदोबस्त करने के लिए मजबूर हैं। दिल्ली की अगर हम बात करें तो संगम विहार, बलजीत नगर, करोल बाग सहित ऐसे कई इलाके हैं जहां पर जल आपूर्ति इन दिनों बाधित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश से मदद की गुहार भी लगाई है। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से भी अपील की है कि वो हरियाणा को ज्यादा पानी देने का निर्देश दे। और इस बढ़ते जल संकट के बीच भाजपा ने दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला। भाजपा दिल्ली के जल संकट को अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा भी बता रही है। और वहीं दिल्ली में जारी इस जल संकट को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वीके सक्सेना ने कहा कि दिल्ली में जल संकट के लिए हरियाणा और यूपी नहीं बल्कि केजरीवाल सरकार की जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार है। और वहीं दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से पूरा पानी नहीं मिल रहा। और इन आरोपों पर हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव ने एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जितना दिल्ली का बनता है अधिकार, उससे ज्यादा दिल्ली को पानी हरियाणा दे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 719 क्यूसेक की बजाय दिल्ली को इस वक्त 1049 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। चुनाव के समय मुद्दों के राजनीतिकरण को लेकर तमाम आरोप जो है वो लगाए जाते रहे हैं। दिल्ली को पानी देने के मामले में हरियाणा कोई राजनीति नहीं कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा को जितने पानी की जरूरत, उतना पानी भी हरियाणा के पास में नहीं है, लेकिन अपने संसाधनों से हरियाणा पानी का प्रबंध भी कर रहा है। दिल्ली सरकार को साथ ही उन्होंने सलाह दी। उन्होंने कहा कि जो भी उपलब्ध पानी है उसके प्रबंधन को ठीक करे दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार हरियाणा पर आरोप लगाने की बजाय अपना जो वेस्टेज है, जो पानी को लेकर वेस्टेज हो रही है, उसे ठीक करे। तो दिल्ली की इन दिनों स्थिति अगर हम देखें तो गर्मी से तो जीना मुहाल हो ही रखा है। जहां एक तरफ मौसम कहर ढा रहा है दिल्ली वासियों पर, वहीं दूसरी तरफ जल संकट भी गहराता जा रहा है। और ऐसे में दिल्ली सरकार जो है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी चंद्रशेखर इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा जमीनी स्तर की जो जानकारी है, जो हालात हैं, वो हम जान लेते हैं। चंद्रशेखर, इस वक्त आपके पीछे हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। आप एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर पानी की किल्लत काफी ज्यादा हो रही है, लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। 2024 चल रहा है, जहां एक तरफ हम सपना देख रहे हैं और ये योजनाएं लगातार चल रही हैं कि हर घर नल से जल पहुंचे, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वासियों की अगर हम बात करें तो लोग बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। हाँ कृतिका, और इसी से शुरुआत भी करते हैं अपनी इसकी कि यहाँ पर मैं जिस इलाके में खड़ा हूँ, यहाँ पर कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर कि कनेक्शन तक नहीं पहुँच पाया और टैंकर ही एकमात्र ऐसा जरिया है जहाँ से ये पानी यहाँ तक पहुँच सके। लेकिन वो भी टैंकर माफिया के कारण जो लोगों का कहना है कि पानी उन तक नहीं पहुँच पाता है। और जो टैंकर दिन में 2 बार भी आते थे, अब वो 1 बार भी आ जाएँ तो बहुत गनीमत है। एक दूसरे का चेहरा देखते हैं लोग और कोशिश करते हैं कि टैंकर किसी तरह पहुँचे और उनको पानी की जो उनकी प्यास है वो बुझ सके। इस बीच जिस प्रकार से राजनीति भी हो रही है उससे भी लोग काफ़ी दुखी हैं कि जो सरकार इस मुद्दे पर आई थी कि वो लोगों को पानी मुहैया कराएगी, बिजली मुहैया कराएगी, वो सरकार अब जब उन पर वो अपने कामों में विफल हो रही है, लेकिन उसके बाद जो जनता उनके पास जा रही है कि पानी उन तक पहुँचे, तो उसको वो राजनीतिकरण कर रहे हैं कि हरियाणा से पानी नहीं आ रहा, इस वजह से नहीं हो रहा है। और निश्चित तौर पर जनता भी मानती है कि ये एक प्रबंधन के कारण उनको ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और निश्चित तौर पर जो वोटर जिसने उनको वोट किया, जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया, वो जब उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि वो पानी कहाँ है जिसको लेकर के आप यहाँ पर सत्ता में आए थे, काबिज हुए थे, और अब वो पानी कहाँ है, तो लोगों का उनका कहना यही है कि
बल्कि उन्होंने ये काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि उनको धमकियां तक देते हैं कि हम आपके यहाँ नहीं आएंगे पानी देने के लिए, आपको जो करना है आप कर लीजिए। ऑन कैमरा लोगों ने हमारे साथ ये बात, अपना दुख जो है वो बांटा है। और इस बीच जिस प्रकार से हमने देखा, कल बीजेपी ने भी अपना मार्च किया और सरकार से सवाल पूछे जो दिल्ली सरकार है कि ये पानी कहाँ गया। और आज जो प्रकार से हमने देखा कि एलजी ने भी कहा है कि जो कुप्रबंधन है वो जिम्मेदार दिखता है दिल्ली सरकार का, कि पानी की जब पता था कि ये ऐसा समय आएगा जब लोगों को पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी और उस समय पानी जो है वो नदारत है, तो किस हक से ये सरकार कहती है कि वो लोगों को पानी मुहैया कराएगी। एक चीज़ और भी है इसमें, जिस प्रकार से बीजेपी ने कल कहा भी था कि जो सीएलसी का एक जो मैकेनिज्म तैयार किया गया था हरियाणा सरकार की तरफ से कि यहाँ पानी दिल्ली को दिया जाए 1049 क्यूसेक का, वो लगातार वहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन जो कुप्रबंधन है, जिस प्रकार से हम भी देख रहे हैं कि पानी सड़कों पर गिरता हुआ नजर आ रहा है, वाटर टैंक मेरे पीछे होते हुए देख रहे होंगे, ये पानी जो लगातार नीचे की तरफ गिरता है, ये पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। ये पानी किसी की गले की प्यास बुझा सकता है और वो बूंद बूंद को तरसती दिल्ली में जिस प्रकार से हम भी देख पा रहे हैं कि ये लगातार ये पानी जो गिर रहा है, वेस्टेज हो रहा है, ये 40% एलजी कह रहे हैं कि जो वेस्टेज है ये पानी का इसी तरीके से हो रहा है। तो और जो 54% जो पानी है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है, ये खुद एलजी कह रहे हैं दिल्ली सरकार को लेकर के। तो चंद्रशेखर, अगर देखा जाए तो हरियाणा की तरफ से जिस तरीके को लेकर के हरियाणा के जो सिंचाई मंत्री अभय यादव, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि पहले दिल्ली को 719 क्यूसेक पानी दिया जाता था, लेकिन अब इस वक्त 1049 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है। उसके बावजूद भी अगर दिल्ली वासियों की प्यास नहीं बुझ पा रही तो उसके पीछे क्या मुख्य वजह, मुख्य कारण आपको नजर आते हैं इस वक्त? कृतिका, यही बात को मैंने रखा आपके सामने कि 2014 से पहले ये व्यवस्था नहीं थी। 2014 से पहला जो आपने बताया उसी प्रकार से पानी मिलता था, लेकिन सीएलसी जो बनाया गया हरियाणा सरकार के द्वारा ही बनाया गया था ताकि ये दिल्ली की प्यास बुझाई जा सके, निरंतर इसको पानी मिल सके। और ये पानी जब यहाँ पहुँचता है तो कई हिस्सों में डिवाइड होता है, द्वारका की तरफ जाता है, नागलोई की तरफ जाता है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर ये पानी को डिवाइड किया जाता है और वहाँ से फिर सप्लाई जो है लोगों को दी जाती है। अब जो है ये निश्चित तौर पर क्योंकि होमवर्क ठीक से किया नहीं गया, जानकारी ढंग से हासिल की नहीं गई, किन इलाकों में सबसे ज्यादा समस्या है, क्योंकि हर बार ये समस्या आती है। अब आप ये भी सोचिए, अभी आप 2 महीने बाद हम शायद ये रिपोर्टिंग कर रहे होंगे कि ओवरफ्लो हुआ है और पानी जो है लोगों को फिर भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये भी रिपोर्टिंग हम करते हुए नजर आएंगे। तो ये जो मैकेनिज्म है, ये जो होमवर्क है, ये जो ग्राउंड वर्क है, ये कौन करेगा? ये काम करने का तरीका जो है वो दिल्ली सरकार का है, दिल्ली जल बोर्ड का है कि वो जाएं और लोगों को जो पानी है वो निश्चित तौर पर मुहैया कराएं। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स चंद्रशेखर साझा करने के लिए। आप लगातार इस पर अपडेट्स हमारे दर्शकों तक पहुंचाते रहिएगा। तो जिस तरीके से अगर दिल्ली की हम लगातार बात कर रहे हैं तो दिल्ली वासियों का जीना मुहाल हो चुका है। देश की राजधानी है दिल्ली, जहां हम ये उम्मीद करते हैं कि सारी व्यवस्थाएं होंगी, लेकिन व्यवस्था क्या है, जमीनी स्तर पर हमने आपको रूबरू कराया है। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। जहां उत्तर भारत में बढ़ती गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल किया हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर लोग इस भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए घरों में लगे एयर कंडीशनर्स का सहारा ले रहे हैं। लेकिन अब एसी के इस्तेमाल ने भी लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। जहां एक ओर भीषण गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर आग की बढ़ती दुर्घटनाओं ने लोगों की चिंताओं को बढ़ा दिया है। कई जगहों पर बिजली घरों में ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए कूलर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे आगजनी ना हो। इसके अलावा अग्निशमन विभाग के पास इन दिनों आगजनी को लेकर कई कॉल्स भी आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में आग के कुछ मामले ऐसे सामने आए जहां आग का कारण एयर कंडीशनर रहे। हाल ही में नोएडा के सेक्टर 100 में हाई राइज सोसाइटी लोटस बुलेवार्ड में एसी फटने से आग लग गई, जिससे कई फ्लैट्स आग की चपेट में आ गए। एसी फटने और आग लगने के मामले आखिर क्यों सामने आ रहे हैं और इसके पीछे क्या कुछ मुख्य कारण हैं, आइए देखते हैं। गैस लीकेज। कंडेंसर से गैस लीक होने से भी एसी से जुड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं। गैस कम होने से कंडेंसर पर दबाव ज्यादा पड़ता है, जिससे वो अधिक गर्म होने लगता है। इससे आग लगने की संभावना भी बढ़ जाती है। गंदे कॉइल। एसी की कूलिंग में कंडेंसर कॉइल अहम भूमिका निभाते हैं। ये हवा से गर्मी को बाहर निकालते हैं। जब कॉइल गंदगी के चलते जाम हो जाता है, तब गैस के सामान्य प्रवाह में दिक्कत होती है। इससे कंडेंसर ज्यादा गर्म होने लगते हैं और आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। वोल्टेज का उतार चढ़ाव। लगातार वोल्टेज के
उतार चढ़ाव से भी कंप्रेसर की परफॉर्मेंस पर असर पड़ता है। ये भी हादसे का कारण बन सकता है। दरअसल बढ़ती गर्मी के कारण घरों में लगे एयर कंडीशनरों के फटने और आग लगने के मामलों से बचने के लिए आप अपने घरों के एयर कंडीशनरों का इस्तेमाल करते समय कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखें। ऐसी परिस्थिति में क्या जरूरी है, इसको जानने के लिए हमने बात की एयर कंडीशनर टेक्नीशियन दिलीप से। जिस रूम में या जिस एरिया में आप एसी लगाते हैं शॉप वगैरह में, वहाँ आप स्पेस को देखते हुए अपना एसी चूज करें कि 1 टन का लगाना है, 1.5 टन का लगाना है या 2 टन का लगाना है। और प्लस जो एसी लगाते हैं उसमें ना बढ़िया क्वालिटी की वायरिंग होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही एसी जहाँ पे आउटडोर लगाते हैं या विंडो एसी है तो बाहर का उसका जो आउटर होता है वो हिस्सा थोड़ा छांव में होना चाहिए। अगर नहीं है कुछ तो सीट वगैरह लगवा सकते हैं, कोशिश करें कि उस पर छांव रहे, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि जो मेंटेनेंस होता है उसका सर्विस वो टाइम टू टाइम कराना चाहिए। जैसे सीजन जो चलता है गर्मियों का उसमें मैक्सिमम 3 सर्विस करानी चाहिए, एक शुरू में, एक बीच में, या ज्यादा गंदा हो रहा है तो 4 भी करा सकते हो, लेकिन 3 तो कम से कम होना चाहिए। तो अगर आप भी अपने घरों में या दुकानों में एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इन बातों का खास ख्याल रखें। ज्यादा गर्मी पड़ने पर एसी के कंप्रेसर को छांव में रखें। कंप्रेसर और कंडेंसर यूनिट के आसपास सही तरीके से वेंटिलेशन हो, यानी वहां हवा आती हो ताकि यूनिट अधिक गर्म न हो। नियमित समय पर एसी की सर्विस कराएं ताकि किसी भी समस्या को समय रहते ठीक किया जा सके। एयर फिल्टर और कूलिंग कॉइल्स की सफाई नियमित रूप से करें। इससे कंप्रेसर पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा और ये सही तरीके से काम करेगा। समय समय पर कूलिंग फैन की भी जांच करें। अगर इसमें कोई समस्या हो तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। इसके अलावा एसी खरीदते समय भी कुछ बातों का खास ख्याल आपको रखना चाहिए। एसी का चुनाव घर या दुकान के एरिया को ध्यान में रखते हुए करें। एसी इंस्टॉल करवाते समय अच्छी गुणवत्ता वाली वायरिंग और प्लग का इस्तेमाल करें। ऐसे एसी जिनके कंडेंसर तांबे के होते हैं वो एल्यूमिनियम कंडेंसर वाले एसी से ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन तांबा बेहतर होता है। तांबा पानी या हवा में नमी के साथ रिएक्ट नहीं करता, यानी वो ज्यादा नॉन कोरोसिव यानी नमी की जगह से वो खराब नहीं होता और जिस कारण से वो अधिक मजबूत होता है। अपने लो स्पेसिफिक हीट प्रॉपर्टी की वजह से तांबा जल्दी गर्म नहीं होता और वो कूलिंग भी तेज करता है। जानकार एल्यूमिनियम मेटल वाले एसी की जगह तांबे वाले एसी को तरजीह देते हैं। तो अगर आप भी अपने घरों और दुकानों में एसी का इस्तेमाल करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखकर आग जैसी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। डीडी न्यूज के लिए कृतिका भारद्वाज की रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के जरिए हमने जाना कि अगर आप भी एसी का इस्तेमाल करते हैं तो हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए जिससे कि आग जैसी दुर्घटनाओं से हम बच सकें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि आज राजधानी दिल्ली में विपक्षी गठबंधन की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में आगामी 4 जून को आने वाले चुनाव नतीजों को लेकर पूरी रणनीति तैयार की जाएगी। हालांकि इस बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं होंगी। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम जनादेश, लोकसभा चुनावों से जुड़ी तमाम खबरें और अपडेट्स आपको उसमें पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।